हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट्स की बताई। अब हम आपको बता रहे हैं सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो देखो, अपने पास में पहली प्रॉपर्टी है कि कोई सारणी है, कोई डिटरमिनेंट्स है। अगर उसकी पंक्ति को, उसकी रो को स्तंभ में कन्वर्ट कर दें या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो मान अपने पहली सारणी का आएगा वही मान अपने पास परिवर्तित की हुई सारणी का आएगा। तो अपने पास पहली है कि यदि एक सारणी हमारे पास, देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझाता हूं कि मेरे पास में ये सारणी है, ये डिटरमिनेंट्स है 1 2 3 2 1 0 5 2 3। ये मेरे पास एक सारणी है और अपने पास में इसका मैं मान निकालता हूं। तो अपने पास में इसका मान निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट्स ए का मान निकालता हूं। तो अपने पास में ध्यान से सुनना कि मैं पहली रो के अनुसार इसको करता हूं, इसका एक्सप्लेन करता हूं। तो अपने पास में देखो, पहला है एक और उसके बाद इसके पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दो, 1 0 2 3। अब माइनस दूसरा अंक आ गया ये। अब इसके बाद तो पहली पंक्ति को छोड़ दो, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तो अपने पास 2 0 5 और 3, 2 0 और 5 3। उसके बाद अपने पास में प्लस तीसरा रो, पहली रो के अनुसार करना ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो। तो अपने पास में इसको तो अपने पास में लेना है, तो इसको तीसरे कॉलम और पहली रो को छोड़ दो, तो 2 1 5 और 2, तो 2 1 और 5 2 बच गया। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका मान आएगा। अब इसको इससे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -0। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस का 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो हमारे पास में आ गया 3 -2 को 6 से गुणा करेंगे -12 और प्लस, अब देखो प्लस का 3 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3 -12 -3। तो ये माइनस प्लस का कैंसिल इक्वल टू -12 आ गया। अब हमारे पास में ये -12 आया है। अब ये हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट्स में जो रो है उनको कॉलम बना देंगे। अब देखो, मैंने अपने पास में ये डिटरमिनेंट्स, इसको मैंने क्या बना दिया, जो पंक्ति है उसको कॉलम बना दिया 1 2 3। तो 1 2 3 कॉलम के अनुसार लिख दिया। अब ये पंक्ति दूसरी, इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 1 0 और तीसरी पंक्ति इसको तीसरा कॉलम बना दिया 5 2 3। अब हमारे पास देखो, मैंने इसका मान निकाला -12 हुआ। अब इसकी मैं फिक्स वैल्यू फिर निकालता हूं, तो अपने पास ही परिवर्तित किया हुआ है मैंने। रो को कॉलम में चेंज करने के बाद में अब इसका मान निकालता हूं। अब उसके अनुसार 1, तो अपने पहली पंक्ति के अनुसार, तो अपने पास में इसको पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास में ये संख्या बची 1 2 0 और 3, ये नंबर बच गए माइनस। अब ये 2 ले लेंगे। अब अपने पास में दूसरा, जब मैंने पहली पंक्ति का दूसरा नंबर लिया है, तो इसमें फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 2 2 और 3 3। तो हमारे पास 2 2 और 3 3 आ गया। अब उसके बाद तीसरा डिजिट ले लो, थर्ड, तो 5 5। अब अपने पास पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ना, तो 2 1 और 3 0, तो 2 1 और 3 0 हमारे पास आ गया। अब इसका हम करते हैं हल। तो अपने पास 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 0 को 2 से करेंगे तो -0। अब -2, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब उसके बाद में +5 और उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 1 से करेंगे तो -3। तो देखो, अपने पास में आ गया 3 और ये तो अपने पास में दूसरी टर्म्स तो 0 होगी, इसे 0 आ गया। अब उसके बाद प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करने से तो ये माइनस का
15। अब देखो ध्यान से, ये तो मतलब अपने पास में दूसरी टर्म तो 0 हो गई थी और ये माइनस का 15, तो अपने पास हो गया -12। तो अपने पास देखो हमने जो हमारे पास, मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी डिटरमिनेंट्स लिया था उसकी मैंने एक फिक्स वैल्यू निकाली तो -12 आई, और उसके बाद मैंने पंक्ति को कॉलम बना दिया, पंक्ति को कॉलम बनाया, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, और उसके बाद इसका एक मैंने डिफाइंड वैल्यू ज्ञात की तो वो भी -12 आई। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट्स है, उसका जो मान हम निकालेंगे वो उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी वही मान आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। फिर सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी हमने एक फिक्स वैल्यू ज्ञात कर ली और उसके बाद उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, और उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसकी फिक्स वैल्यू आएगी, वो भी जो पहली वैल्यू के इक्वली होगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, समझ में आ गई। अब आगे सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ध्यान से सुनना कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणी की संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है। अब देखो मेरे पास में, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान सुनना कि मेरे पास में एक सारणी है ए, तो अपने पास में 1 2 3 4 5 3 2 1 सॉरी, इसमें ये 0 लिख देता हूं। तो देखो अपने पास में, मेरे पास में ये है कि या तो दोनों पंक्तियों को, कोई दो पंक्ति को, या तो इसको या इसको या इसको इंटरचेंज कर दे। क्या कर दें, इंटरचेंज। तो इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन निशान बदल जाएगा, इसका जो मान आएगा वही मान इसके चेंज करने के बाद मान आएगा लेकिन इसका निशान बदल जाएगा। तो अपने पास अगर इसका माइनस का मान आता है तो उसका प्लस का आएगा, और इसका प्लस का आता है तो उसका माइनस का आएगा। देखो मैं आपको करके बताता हूं। अब हम इसका हल करते हैं, पहली पंक्ति के अनुसार इसको हल करते हैं। तो हम अपने पास में इसका हल ढूंढते हैं, तो ध्यान से सुना। अब पहली पंक्ति के अनुसार करेंगे तो इसका आएगा प्लस का 1, और अपने पास इस पहली पंक्ति पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो ये अपने पास आ गया 0 3 1 1। अब -2। अब दूसरा अंक लेते हैं, तो पहली पंक्ति दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 3 2 1 4 3 2 1 आ गया। अब उसके बाद तीसरा लेंगे, ये 3। अब अपने पास पहली पंक्ति का तीसरा अंक, तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 4 0 और 2 1 ये आ गया। अब अपने पास इसकी वैल्यू आई। अब देखो 1 1 है, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, और 1 को 3 से करेंगे तो -3। अब -2। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब +3। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 0 से करेंगे -6। तो हमारे पास में आ गया -3। अब -2 आया, और -2 को -2 से गुणा किया तो +4। अब अपने पास में ये आ गया +12। अब अपने पास ये प्लस के 16 हो गए, 16 में से माइनस का तो ये आ गए 30। अब देखो प्लस के 13 आ गए। अब मैं इस पहली रो को दूसरी रो के स्थान पर करता हूं, दूसरी रो को पहली रो के स्थान पर करता हूं। अब इंटरचेंज करता हूं, तो इंटरचेंज करता हूं तो अपने पास में 4 0 3। जो सेकंड रो है वो तो पहले स्थान पर चलेगी, और जो पहली रो है वो सेकंड स्थान पर चलेगी। 1 2 3, तो 2 1 1, बाकी थर्ड को रहने दिया। तो मैंने पहली और दूसरी रो का इंटरचेंज कर दिया। अब इसका मान निकालते हैं पहली रो के अनुसार, तो अपने पास में 4, और देखो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये हो गए 2 3 1 1। अब माइनस, अब 0। अब अपने पास 0 आ गया, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 3 और 2 1 ये आ गया। अब +3,
अब पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ दो, 1 2 2 1 1 2 और 2 1 ये आ गया। अब देखो मित्रों आपके पास में मैं समझाने जा रहा हूं, तो अब यहाँ 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को -3 से मल्टीप्लाई -3। अब ये 0 हो गई, ये तो 0 हो गई पूरी टर्म, प्लस 3 और 1 को मल्टीप्लाई 1 और -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो अपने पास में ये तो आ गया माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 12। नहीं सॉरी, अपने पास में ये माइनस का, तो ये माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 13। तो देखो अपने पास में यहाँ प्लस का 13 था तो ये माइनस का 13 आ गया। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी ये है, यदि कोई मैट्रिक्स का हम हल ज्ञात करते हैं, उसकी एक फिक्स वैल्यू ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसकी रो का या कॉलम का, अब जैसे पहली रो को सेकंड रो के स्थान पर रख दिया, सेकंड रो को पहली रो के स्थान पर रख दिया, उसका मान माइनस का 13 है, मतलब जो संख्या वो तो बराबर रही लेकिन उसका निशान चेंज हो गया। तो इसी में ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मान निकाल लिया, हमने मान निकाल लिया, ये आ गया, अब उसके बाद इसमें रो को चेंज करते हैं या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका मान तो वही रहेगा लेकिन उसका निशान बदल जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का 13 है तो यहाँ प्लस का 13 आएगा और यहाँ प्लस का 13 है तो माइनस का 13, इस प्रकार से ये सेकंड प्रॉपर्टी। तो अब उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, आपके सामने फिर बताने जा रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी है अपने पास में डिटरमिनेंट्स की, ध्यान से देखना। यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। मान लो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मान लो मेरे पास में ये सारणी है, इसमें ये 1 2 3 1 2 3 और ये 3 4 5, तो मेरे पास में ये कोई सारणी है, इसमें या तो 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये पंक्ति, ये पहली दूसरी हो सकती और ये पंक्ति अपने पास में 0 1 2 और ये 1 2 3, मतलब ये दोनों ये इक्वल भी हो सकती है, ये इक्वल भी हो सकती है, ये इक्वल भी हो सकती है और ये कॉलम भी इक्वल हो सकता है, ये कॉलम इक्वल हो सकता है। कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो या कोई भी 2 पंक्ति के एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसका मान 0 होगा। देखो आपको करके बताता हूं। तो इस डिटरमिनेंट्स में पहली रो और तीसरी रो इक्वल है, तो इसलिए इसका मान निकालते 0 आता है कि नहीं आता है। तो अपने पास देखो, तो अपने पास पहली रो के अनुसार करते हैं 1। अब अपने पास में पहली रो के अनुसार किया तो पहला कॉलम पहली रो लुप्त होगी तो 2 1 और 2 3 आ गया। अब माइनस तो हम लिखेंगे 2। अब अपने पास में पहली रो और दूसरा कॉलम लुप्त हो गया, 0 1 और 1 और 3 बच गया, 0 1 और 1 3 बच गया। अब उसके बाद में पहली रो के अनुसार करें तो प्लस का 3। अब उसके बाद पहली रो और तीसरा कॉलम लुप्त हो गया तो 0 2 और 1 और 2, तो 0 2 और 1 और 2 आ गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास में इसका मान आएगा तो 2 3 6 और 2 1 2 -2 0 को 3 से गुणा किया 0 और 1 को 1 से किया तो 1 माइनस है प्लस 3, 2 को 0 से गुणा किया 0 और माइनस का 2, तो हमारे पास में ये आ गया 4 और यहाँ -2 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 2 और माइनस का ये आ गया 6, तो 6 - 6 = 0। तो बाकायदा थर्ड प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं कि अगर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सारणी के गुणधर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स, जो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट्स में 2 सारणी ना 2 रो इक्वल हो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फिर सुना ध्यान से कि अपने पास किसी डिटरमिनेंट्स में यदि 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स विल बी 0। अपने पास क्या आएगा कि अगर किसी सारणी में 2 पंक्ति इक्वल है या 2 कॉलम इक्वल है तो उसका मान 0 होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने बताने जा रहा हूं
ध्यान से सुनना। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर। जैसे अपने पास में, मेरे पास में देखो, इसको ये वैसे समझ में नहीं आएगी स्टेटमेंट के अनुसार, मैं समझा के बताता हूं। मेरे पास में एक ये सारणी है 1 2 3 3 2 1 2 1 3, ये मेरे पास सारणी है। अब इसमें देखना कि मैं यहां पर तीसरी सारणी को, ना तीसरी रो को या दूसरी रो को या पहली रो को किसी भी एक डिजिट से गुणा कर दूं, एक संख्या से गुणा कर दूं। तो मान लो मैं इसको, इसमें क्या होता है कि पहली रो को, दूसरी रो को, तीसरी रो को किसी भी एक डिजिट से, मान लो मैं 2 से गुणा कर देता हूं, जैसे करता था तो पहली रो को कर देता हूं। पहली रो को मैंने 2 से गुणा किया तो अपने पास में ये आ गया 2 4 और 6, 2 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास मान आएगा 2a के बराबर। किसके बराबर आएगा? 2a के बराबर। देखो कैसे, मैंने अपने पास में देखो इस सारणी को, इसमें एक नियम है, ध्यान सुना, या तो किसी भी पंक्ति को या किसी भी कॉलम को एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने से उसका मान ही आएगा 2a। तो अपने पास देखो कैसे आएगा, ध्यान सुना कि अब अपने पास में इसको मैं हल करता हूं तो मैंने पहली पंक्ति को 2 से गुणा कर दिया। मेरे पास 1 2 और 3 था, 1 था 2 था 3 था, और मैं इसको दोबारा लिखता हूं। देखो आपके पास, मेरे पास क्या है कि मेरे पास 1 2 3 है। अब मैं इसको लिखता हूं कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं? 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको 1 गुणा 2 2 गुणा 2 और 3 गुणा 2 कर दिया। 3 2 1 2 1 3 तो हो गया। तो ये मेरे पास आ गई 2 4 6 और अपने पास 3 2 1 और 2 1 3 ये आ गई। तो इसका जो मान निकालेंगे वो इस सारणी को हल करेंगे, उससे 2 से गुणा करके उसके बराबर आएगा। अब देखो ध्यान से, तो किसी भी, चाहे इस पंक्ति को, मैंने इस पंक्ति को गुणा किया ना, अब इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और इस कॉलम को भी कर सकते हैं, इस कॉलम को कर सकते हैं। एक को करना पड़ेगा, एक पंक्ति को कर दो चाहे एक कॉलम को गुणा कर दो, तो उससे क्या होता है कि जो मान आएगा वो यहां पर जो इस डिटरमिनेंट्स का मान निकालेंगे और जिस अंक से आपसे गुणा किया उसकी वैल्यू को गुणा करता है, इसके बराबर होगा। देखो अब इसको मैं हल करता हूं तो मेरे पास मैं हल कर रहा हूं तो मैं पहली रो के अनुसार हल करता हूं तो यहां आ गया 2, और अब पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया तो 2 1 और 1 और 3, 2 1 और 1 और 3 आ गया। अब उसके बाद दूसरा डिजिट लेता हूं -4। अब उसके बाद मैं पहले और दूसरे कॉलम को छोड़ता हूं तो 3 1 और 2 3 आता है। 3 1 और 2 3 और उसके बाद प्लस का मैं 6 अंक लेता हूं, 6 ले लिया। अब पहली 2 और तीसरे कॉलम को छोड़ता हूं तो 3 2 और 2 1, 3 2 और 2 1 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ये आएगी 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -1। अब -4 3 किया 9 -2, अब +6 3 एकम 3 -2 दूनी 4। तो अब अपने पास आ गया, अब ये 2 गुणा 5 -4 गुणा में 7 +6 गुणा में -1, तो अपने पास आ गया 10 -28 -6। तो अब अपने पास माइनस का कितना होगा 34, 34 में से 10 गया तो -24 ये आ गया। अब हमारे पास ये -24 आ गया। अब इसका मान निकालेंगे बिना गुणा किए। अब ये मैंने पहली रो को 2 से गुणा करके निकाल दिया, अब मैं बिना गुणा किए मान निकालता हूं। अब पहली रो के अनुसार करता हूं तो 1, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया तो 2 1 1 और 3 आ गया, माइनस दूसरा अंक ले लिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो 3 1 और 2 3 आ गया, और तीसरा डिजिट लेता हूं तो मैंने पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया 3 2 2 1,
3 2 और 2 1 आ गया। तो अब अपने पास देखो ध्यान से, अब मैं गुणा करूंगा 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस 2 और 3 क्या 9 माइनस 2 और प्लस 3 3 1 3 2 4। तो अपने पास में आ गया 5 गुणा में, अब देखो ये -2 5 -2 गुणा में 7 प्लस 3 गुणा में -1। तो अब अपने पास 5 को, अब 5 माइनस, अब ये माइनस का 14 और माइनस का 3, तो माइनस के 17 में से 5 गए तो 12 माइनस का, अब माइनस का 12 हमारे पास मान आया इसका। अब इसको हम 2 से गुणा करें, किससे गुणा करें 2 से, तो हमारे पास डिटरमिनेंट a का मान -12 आया, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -24। तो इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर सुनो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ये चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कोफिशिएंट से, किसी अचर पद से, किसी संख्या से किसी पंक्ति को या किसी एक कॉलम को गुणा कर दें तो उसका मान, उस डिटरमिनेंट्स का मान निकाल करके उस संख्या से गुणा करने के इक्वल आता है, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें इसका एक और है, इसका उप प्रॉपर्टी और एक छोटी सब प्रॉपर्टी इसकी कि इसमें से कोई चीज कॉमन लेनी है तो एक रो एक पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं। अब हमने 2 से गुणा किया था तो उसमें 2 कॉमन ले सकते थे, तो इसमें 2 कॉमन लेना, जैसे अपने पास में किसी पंक्ति में कोई आ रही है कॉमन तो कॉमन ले लें, किसी रो में कोई कॉमन आ रही तो कॉमन ले सकते हैं। तो अपने पास में अगर गुणा करना किसी डिटरमिनेंट्स को तो एक पंक्ति एक कॉलम से ही गुणा होगा, या तो एक पंक्ति से होगा या एक कॉलम से होगा, और कॉमन लेना है तो सब में, सब पंक्तियों में से, सब कॉलमों से अलग अलग कॉमन लेना है। ये आपके सामने, ये चौथी और 5वीं प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। अब अगला है अपने पास में, अब अगला है यदि, अब अगली प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है कि यदि 2 अपने पास में एक सारणी है और उसमें 2 पदों का जोड़ है, जैसे मेरे पास में ये है, ये अपने पास देखो मेरे पास में a प्लस b, c और d, और ये आ गया a1 b1 c1 और d1, ये आ गया, और अपने पास a2 प्लस b2 c2 और d2, और अपने पास में a3 प्लस b3 c3 d3। तो ये है मेरे पास पहले कॉलम में 2 पदों का योग है, 2 अचर पद है, 2 पदों का योग है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा कि हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे a1 a2 a3 और उसके बाद में c1 और d1 और c2 d2 और c3 d3। अब ये लिखकर प्लस, अब प्लस है ना यहां पर, तो प्लस, अब उसके बाद में इसका दूसरा डिजिट लेंगे b1 b2 d3 और फिर वही बाकी c1 d1 c2 d2 और c3 d3। तो ध्यान से सुनना, इन दोनों का मान निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो वो इस मान के बराबर होगा। तो अपने पास मान लो कि यहां पर अपने पास मेरे पास x प्लस y और यहां पर 2 और 3 है, और यहां पर आ गया अपने पास में 2x प्लस 2y और यहां होगा 3 और 4, तो यहां पर आ गया 3x प्लस 4y 5 और 6। तो ये है, तो मैं पहले x 2x 3x लिखूंगा, फिर उसके बाद ये संख्या लिख दूंगा, फिर प्लस, फिर y 2y और 4y लिख करके फिर ये लिख दूंगा। तो ये 2 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, इन 2 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू करेंगे वो इसके बराबर होगी, इसको इस पर प्रथमों के अनुसार हल करेंगे, इसका मान आएगा वो और इसका मान आएगा वो, हल होगा। लेकिन हम इसका डायरेक्ट मान ज्ञात करेंगे तो हमें बड़ा इसका समय लगेगा और इसमें लंबा सवाल होगा, तो इसको 2 भागों में विभाजित करके अलग अलग डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात करके उनको प्लस करने से इसका मान आसानी से कम समय में आ जाएगा। ये अगली प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है कि कॉलम में भी हो सकती है, अपने पास इस कॉलम में जुड़ा हो सकता है, इस कॉलम में जुड़ा हो सकता है, इस कॉलम में हो सकता है, या ये रो जुड़ी हो सकती है, ये रो जुड़ी हो सकती है। अगर रो में जुड़ी 2 रो में बांट दो, और अगर 2 कॉलम में जुड़ा तो 2 कॉलम में बांट दो। इस प्रकार से आपके सामने ये आएगा। अब अगला अपने पास में देखो, ध्यान से सुनना,
ये आ गया। अब अपने पास एक बात और सुनना कि ये तो आ गई अपनी प्रॉपर्टी। अब एक और आता है अपने पास में कि एक प्रॉपर्टी और है। अब अपने पास जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है A1 B1 C1, A1 B1 C1। तो अब अपने पास देखो ध्यान से, ये और ये है A2 B2 C2, A3 B3 C3। और दूसरा हमारे पास B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है हमारे पास में, क्या है ना, डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स। B ये सॉरी ये अपने पास दूसरा 1 मान लेते हैं, डेल 1, ये डेल है, डेल 1। अब अपने पास मान लिया तो हमारे पास देखो ये आ गया A1 और KC1, A2 प्लस KC2 और A3 प्लस KC3, और फिर आ गया B1 C1 B2 C2 और B3 और C3। तो अपने पास देखो एक तो ये डिटरमिनेंट्स है, एक ये डिटरमिनेंट्स है। अब हमारे पास जो तीसरा कॉलम है ना, उस कॉलम के साथ में एक कोई कॉमन संख्या की मल्टीप्लिकेशन होकर के पहले कॉलम के साथ जुड़ी हुई है, पहले कॉलम के साथ जुड़ी हुई है ना। तो अपने पास में देखो मैं इसमें से, अब अपने पास ध्यान सुना, मैं इसको करूंगा विस्तार, इसका प्रसार करता हूं। तो A1 B1 C1, पहले मैं इसको लेता हूं A1 A2 A3 ले लिया। अब उसके बाद B1 B2 B3 और C2 C3, ये आ गया मेरे पास। मैंने पहला कॉलम लिया, उसके बाद ये ले लिया, ये ले लिया। अब प्लस, अब मैं इसको करता हूं K C1 K C2 K C3, और ये आ गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, आ गया ना। अब अपने पास देखो ये आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये आ गया। अब इसमें से मैं K कॉमन लूंगा। मैंने कहा ना जब कोई भी संख्या एक कॉलम में या एक रो में कॉमन ले सकते, तो K पहले कॉलम में ना, तो K कॉमन लेंगे। तो मेरे पास बच गया C1 C2 C3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो अब अपने पास ये आ गया। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो कॉलम इक्वल हो या दो रो इक्वल हो तो उसका मान शून्य होता है। तो ये शून्य हो गया, तो हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और प्लस K इंटू 0, अर्थात ये हमारे पास आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया पहला। तो अपने पास में देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी क्या है कि अपने पास में कोई एक डिटरमिनेंट्स है और दूसरा डिटरमिनेंट्स ऐसा है कि अपने पास उसमें पहले कॉलम में कोई तीसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके जुड़ जाए, कोई कोएफिशिएंट समान, जैसे 2 2 2, तीसरे में इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इस पहले कॉलम में जोड़ दिया। तो उस पर जब हम प्रसार करेंगे, उसको निकालेंगे, तो इसका मान जो हमारे पास पहला डिटरमिनेंट है ना, वही है। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है अपने पास में। तो इसमें सवालों के आधार पर हम हल करेंगे, आगे आपको बता देंगे। अब अपने पास अब अगला है, इसमें अगली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की पंक्ति स्तंभ के अवयवों की का किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत खंडों की गुणा करने पर प्राप्त, ये तो आगे जो हल करेंगे तो तो मतलब अपने पास में किसी डिटरमिनेंट्स के, चाहे तो पंक्ति हो चाहे कॉलम हो, उसको उसके संगत सह खंडों से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य होगा। संगत सह खंडों से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य होगा। देखो अब अपने पास में ये सारणी है मेरे पास में, अब ये मेरे पास सारणी है। अब इसमें इसके सह पहली रो के अनुसार, अब पहली रो के तो अपने पास में इसका देखो A1 F1 और B1 F2 और C1 F, अगर इनको गुणा करेंगे और इनका योग करेंगे तो इसका मान शून्य आएगा।
तो अपने पास में F1, F2, F3 ये प्रथम सारणी के अनुसार इसके सह खंडों का मान दर्शाता है। तो सह खंड का मान निकाल करके और पहली सारणी के जितने भी तत्व हैं इनको गुणा करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो इसका मान शून्य आएगा। ये नियम है। तो ये पहली सारणी में हो सकती है, दूसरी सारणी में हो सकती है, तीसरी, लेकिन उसमें नियम ये है कि अपने पास में पहली सारणी का तो पहली सारणी के अनुसार निकालने वाले सह खंड ही होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी सारणी ना दूसरी रो है तो दूसरी पंक्ति के अनुसार उसके सह खंड होने चाहिए। तीसरी पंक्ति है तो तीसरी पंक्ति के अनुसार उसके सह खंड होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट और पहला सह खंड और ये पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट दूसरा सह खंड और पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट और ये इसमें अपने पास में तीसरा सेकंड, अगर इनको गुणा करके जोड़ते तो समान क्या आएगा? शून्य आएगा। ये ऐसी प्रॉपर्टी। तो ये पंक्ति भी हो सकती है और कॉलम भी हो सकता है। अब अपने पास अगली प्रॉपर्टी है, जब ये सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अपने पास एक ध्यान सुना, एक प्रॉपर्टी और है कि अगर किसी सारणी में किसी भी पंक्ति के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, किसी भी पंक्ति के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसका मान जीरो होगा। किसी भी कॉलम के अगर यहां पर अपने पास A2 और ये C2 और इसमें ये भी हो, तो किसी भी कॉलम के किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स जीरो है तो उसका मान क्या होगा? जीरो होगा। ये अगली प्रॉपर्टी। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी पंक्ति या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का मान अगर जीरो है, सभी जीरो है तो जीरो आएगा। अब आता है एक अगला, अब कोई यूनिट मैट्रिक्स है, कोई इकाई मैट्रिक्स है अपने पास में, मेरे पास एक सारणी है अपने पास में जिसका जो मुख्य विकर्ण है उसके मान 1 और 1 है, 0 0 0 0 0 0 1। तो अपने पास में इस प्रकार का कोई डिटरमिनेंट्स है, उसके मुख्य विकर्ण के मान 1 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा तो इनका गुणनफल होगा, मुख्य विकर्ण का गुणनफल। जैसे 1 हो तो अपने पास में कोई ऐसा डिटरमिनेंट्स है जो इसको त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे सभी तत्व अगर उनका मान 0 है, ये त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट्स है। इसमें इस मुख्य विकर्ण से ऊपर के या नीचे के सभी तत्वों का मान 0 हो तो उसका मान आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 अर्थात 1। और अगर मान लो यहां पर अपने पास में 1 2 3 और यहां 4 है तो भी इसका मान आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। और अगर अपने पास में यहां पर 0 0 0